वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये हमारा GS5 का पॉइंट नंबर 3 है इंग्लिश मीडियम के लिए। इसमें हम कवर करेंगे रिलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश विद इंडियाज इंडिपेंडेंस बिफोर 1857, आफ्टर 1857, गांधीयन एरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। मतलब सारे जितने भी हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट रहा है 1857 से लेके हमारे इंडिपेंडेंस तक, और उसके बाद भी यूपी से रिलेटेड सारी जो थ्योरी हैं, जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो हम इसमें कवर करेंगे। बहुत छोटा सा लेक्चर बना है हमारा और इसमें हम लोग सारी वो इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर लेंगे। तो आप लोग ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा, आंसर भी बनाने की कोशिश कीजिएगा जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं उससे रिलेटेड। बाकी जितने भी पुराने लेक्चर्स हैं उनको भी साथ साथ रिवाइज करते रहिए। कीवर्ड्स निकाल के एक A4 शीट पे थोड़े थोड़े नोट्स बनाते रहिए जिससे आपको याद आता रहे। और जिन लाइंस को मैं इंपॉर्टेंट बताऊं कि वो आपको एज इट इज लिखनी है, प्लीज ट्राई कीजिए उनको मेमोराइज करने की और फिर उनको एग्जाम में आप रेसिप्रोकेट कर सकें। इसके अलावा जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो UPPCS मेंस का हो 2023 वाला, 2024 शुरुआत से सिलेक्शन वाली तैयारी वो वाला ग्रुप हो हमारा, या फिर सिर्फ एसए का एक ग्रुप हमारा चल रहा है, हरियाणा PCS मेंस के लिए हमारा ग्रुप चल रहा है, उन सभी की जानकारी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे वीडियो से। चलिए जी, तो GS5 का पॉइंट नंबर 3 इंग्लिश मीडियम के लिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश बिफोर एंड आफ्टर 1857 इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। छोटा सा है ये पॉइंट, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसको फटाफट से देख लीजिए। एक ही आ सकता है क्वेश्चन, दैट व्हाट वाज द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश इन द 1857 रिवोल्ट। थ्रो सम लाइट ऑन द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। किसी भी हिसाब से आ सकता है, पैटर्न वही रहेगा, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने हैं, छोटे छोटे नोट डाउन करना है और बढ़िया सा आंसर लिख देना है। ठीक है, चलिए तो अब जानते हैं मेरठ से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। इट स्टार्टेड इन मेरठ, May 10, 1857 से ये स्टार्ट हुआ था। तो जब मेरठ से स्टार्ट हुआ है तो आप मतलब समझ ही जाइए यूपी से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये नहीं पूछेगा क्या रीजंस थे, लेकिन आपको कुछ रीजंस लिखने पड़ेंगे। और ये पहला इफेक्टिव रेजिस्टेंस था, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस था अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन हाँ, ज्यादा कुछ हो नहीं पाया था क्योंकि उतनी ज्यादा कलेक्टिविटी, उतनी ज्यादा होलसमनेस नहीं थी, और टिट्स एंड बिट्स पीसेस में हुआ था ये, और वाइड स्प्रेड नहीं था, यूनिटी नहीं देखी गई थी। इस वजह से ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत मेजर था, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, 25 शहरों में ये फैल गया था विद इन अ फ्यू मंथ्स। 1858 में जब रिबेलियन ऑलमोस्ट क्रश कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था यूनाइटेड प्रोविंसेस का और बाकी के देश का, वो कहां चला गया था? अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक कंपनी बनी थी ट्रेडर्स की, कब बनी थी? 1600 में। तब यहाँ पे राजा कौन था? अकबर था। तो जब ये कंपनी बनती है तो अब क्या था, कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो बड़े सारे करप्शन कर रहे थे। ये सब चीजें क्राउन तक जा रही थी, मतलब कि लंदन जा रही थी ये सब चीजें। अब होता क्या है, रिवोल्ट हो जाता है तो इनको हो जाता है कि भैया बस अब जो है आप कंपनी को से जितनी भी ये पावर्स वावर्स आपने कंपनी को दी हुई है, इनको आप कंपनी से लेके आप इसको जो है पूरा का पूरा क्राउन को दे दीजिए। क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था, द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया आया था 1858 में। अब रिवोल्ट स्टार्ट क्यों हुआ था आप जानते हैं? जो इमीडिएट कॉज था वो ये था कि सोल्जर्स ने मना कर दिया था कि वो कार्ट्रिजेस को मुंह से बाइट करके नहीं थ्रो करेंगे, क्योंकि उसमें काउ और पिग फैट होता था। ठीक है, अब काउ हिंदूज के लिए दे विल नॉट ईट इट, और पिग मुस्लिम्स के लिए दे विल नॉट ईट इट। तो अब ब्रिटिश ऑफिसर्स ने सप्रेस करने की कोशिश भी की थी डिस्कॉन्टेंट। ये देखिए 1857 पे क्वेश्चन आता ही आता है, इस बार प्रीलिम्स में भी आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो सिचुएशन जो है थोड़ी एक्सप्लोसिव हो जाती है। और आप जानते हैं यहाँ पे मंगल पांडे, मूवी भी देखी होगी आप लोगों ने, उनका नाम बहुत ही ज्यादा रेफरेंस में आता है। बलिया के रहने वाले थे, 34th नेटिव इन्फेंट्री में ये सोल्जर हुआ करते थे। उन्होंने अपने सार्जेंट मेजर पे फायर कर दी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर कैंटोनमेंट में, और जिसकी वजह से उनके जो सारे कलीग्स थे उन्होंने भी चैलेंज कर दिया। अब ब्रिटिश ऑफिसर्स ने पूरी की पूरी रेजिमेंट को अबॉलिश कर दिया और मंगल पांडे को फांसी की सजा दी, और एक और उनके कंपेनियन को। अब
अप्रैल 1857 तक आते आते 85 आउट ऑफ 90 सोल्जर्स जो थे थर्ड कैवलरी रेजिमेंट के मेरठ में, उन्होंने मना कर दिया कि ये बीफ वाली कार्ट्रिजेस वो नहीं यूज करेंगे और उनका कोर्ट मार्शल कर दिया और उनको जेल वेल भेज दिया। 9 मई को रेबेल सोल्जर्स को स्ट्रिप किया गया, नेकेड किया गया और ह्यूमिलेट किया गया। उसके बाद May 10 को ओपनली रिवोल्ट किया, उन्होंने खूब गोलियां वोलियां चलाई और अपने कैप्टिव कॉमरेड्स जो थे जिनको बंद कर लिया था उनको भी फ्री कर दिया। सबसे ज्यादा जो असर देखा गया इस वॉर में एरियाज में वो थे अवध और बुंदेलखंड। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लिख के आना है, ठीक है। अब यहाँ के जो फार्मर्स थे दे स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन दिस रिबेलियन अलोंग विद द देन रिबेल सोल्जर्स विद व्हिच द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग द न्यू लैंडलॉर्ड्स एंड देयर मर्डर्स स्टार्टेड। अब जो ये नए नए लैंडलॉर्ड्स थे ना, इनको हटाते चले गए और मारते चले गए, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट ऑफिसेस पे अटैक हुए, रेंट्स का पेमेंट बंद कर दिया गया। जो डुआब रीजन था नदर्न इंडिया का, इट ऑल्सो एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस रिबेलियन। जो इस लोग के जो लोग थे इस रीजन के, दे एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट अपने आप को लिबरेट करने के बाद। अलीगढ़, बरेली, कानपुर, प्रयागराज, ये सब मेंशन करके आइएगा प्लीज, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन जो था बरेली का, इट वाज इन द हैंड्स ऑफ अ मिलिट्री ऑफिसर जिनका क्या नाम था, खान बहादुर खान। और एडमिनिस्ट्रेशन कानपुर का वाज इन द अथॉरिटी ऑफ तात्या टोप। ये अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव टू के। अपार्ट फ्रॉम दिस द रिबेलियन आल्सो स्प्रेड टू स्मॉल टाउन्स लाइक मैनपुरी। आप लिख सकते हैं रिबेलियन स्प्रेड्स इन स्मॉल टाउन, ऐसे करके पॉइंट्स बना के आंसर को ब्यूटिफाई करना आपकी जिम्मेदारी है, समझ रहे हैं। सीतापुर, बाराबंकी, आजमगढ़, वाराणसी, झांसी, अयोध्या, फतेहपुर, मथुरा, शाहजहांपुर, हाथरस, ठीक है। अब एक रिबेलियन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है लखनऊ से भी, जहां पे लीड कर रही थी बेगम हजरत महल। 6 महीने तक कंटिन्यूस एफर्ट्स चलते रहे, लड़ाइयां चलती रही, तो ब्रिटिश जो हैं वो कैप्चर कर लेते हैं लखनऊ। लखनऊ के बाद कानपुर भी कर लेते हैं, ये बरेली भी कैप्चर कर लिया जाता है मई 1858 में। और इसके बाद ब्रिटिशर्स जो है रानी लक्ष्मीबाई को भी हरा देते हैं इन द बैटल ऑफ ग्वालियर और झांसी को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और 1859 में तात्या टोप को भी ये लोग पकड़ लेते हैं और डेथ सेंटेंस दे देते हैं। तो 1857 में 100 साल ऑलरेडी हो गए थे ब्रिटिश पावर को इंडिया में आए हुए। द कंट्रीज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल केम टू द फोर। इट ओरिजिनेटेड इन मेरठ, ऑल्दो इट वाज प्लान्ड मच अर्लियर इन बिठूर नियर कानपुर। प्लानिंग पहले से चल रही थी, ये लिख के आनी है लाइन वाली। अब कुछ हिस्टोरियंस का कहना है दैट अजीमुल्ला खान अलोंग विद नाना साहिब, ढोंडू पंत कहते थे जिनको, हैड प्रिपेयर्ड द प्लान फॉर दिस फ्रीडम स्ट्रगल इन बिठूर। और उस टाइम पे 31 मई 1857 वाज फिक्स्ड द डेट, बट द सर्कमस्टांसेस वर सच दैट इट स्टार्टेड अर्लियर। मतलब उन्होंने पर्टिकुलर डेट भी फिक्स की थी, लेकिन ये जो मंगल पांडे वाला इंसिडेंट हो जाता है ना, उसकी वजह से ये जो रिबेलियन है ये स्पार्क ऑफ कर जाता है। लखनऊ को आप देख चुके हैं। बहुत से नेटिव रूलर ऐसे भी थे जो न्यूट्रल रहे थे इस रिबेलियन में, और कुछ ने ब्रिटिशर्स को भी सप्रेस किया था। याद रखिएगा, जो ये झांसी की रानी की डेथ होती है लड़ते लड़ते, इसमें कहीं ना कहीं हाथ था ग्वालियर से। इसी वजह से आज तक बोला जाता है कि वो हारी थी, वरना वो नहीं हारती, बट शी फॉट वेलियंटली। फिर जून 5, 1857 को ये लोग कानपुर कैप्चर करते हैं और नाना साहब को वहां का पेशवा बना देते हैं। जो ब्रिटिश रेसिडेंट होते हैं लखनऊ में, हेनरी लॉरेंस, इनको जो ये रिबेल्स होते हैं ये मार देते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को रूलर बनाते हैं झांसी का। खान बहादुर खान पावर लेते हैं बरेली में एज नवाब नाजिम। देवी सिंह रिबेलियन लीड कर रहे थे 1857 का मथुरा में, याद रखिएगा। और विलेज लेवल के किंग थे ये टप्पा राय मथुरा में, जिन्होंने एक पैरेलल गवर्नमेंट चला ली थी जब तक वो कैप्चर नहीं हुए और एग्जीक्यूट नहीं किया उनको ब्रिटिशर्स ने। और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप जानते हैं, मणिकर्णिका नाम है इनका असली मूवी। मतलब मैं तो मूवीज के हिसाब से बता देती हूँ आपको थोड़ा बहुत, है ना। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं आप मूवीज बहुत देखते हैं। एक्चुअली मैं देखती नहीं हूँ मूवीज बहुत, लेकिन हाँ अब थोड़ा बहुत पता होता है मूवीज वगैरह के बारे में, तो बता देते हैं आपको, ठीक है। अब मैंने ना मणिकर्णिका देखी है और ना ही मंगल पांडे देखी है, ठीक है। He led the rebellion with the help of Tatya Tope and he died on 18 June 1858. मौलवी लियाकत अली खान मुस्लिम रिलीजियस लीडर थे, कहां से, इलाहाबाद प्रयागराज से, and he was one of the leaders in 1857 rebellion against the British, जिसको बोला जाता है फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। कुछ लीडर्स के नाम लिखने आपको भाई, जो यूपी की सिटीज में से लीडर्स वगैरह ने पार्टिसिपेट किया वो तो आपको रटे होने चाहिए, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो ये सब तो आसान होगा आपके लिए याद करना। अब बलिया, आपने सुना होगा क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त पैरेलल गवर्नमेंट्स बनाई गई थी। आपने अच्छे से ये बात पढ़ी होगी, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तब पैरेलल गवर्नमेंट्स बनी थी, तो उसमें आपका नाम आता है, आपको अच्छे से पता होगा इसका, बलिया का। तो
अब बलिया यूपी में है तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था आप जानते हैं, क्रिप्स मिशन का डिपार्चर हो गया था। गांधी जी ने रेजोल्यूशन बना लिया था कि ब्रिटिश विड्रॉल तो अब होगा ही होगा और कोई जापानीज इन्वेजन नहीं होगा। CWC की एक मीटिंग होगी, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उसकी मीटिंग होती है, कहाँ होती है, वर्धा में। वर्धा में होती है जुलाई अब ये यहां से तो देखिए आपका स्कूल्स वगैरह बंद होने स्टार्ट हुए, लेकिन जो मीटिंग होती है वर्धा में वो होती है जुलाई 14 को 1942 में। यहां से बोला जाता है कि अब आइडिया ऑफ स्ट्रगल को एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा। अच्छा, अब क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रही हूं आपको जिन्हें रिवाइज करना है। क्रिप्स मिशन ने डेडलॉक नहीं सॉल्व कर पाया था। द क्रिप्स मिशन वाज नॉट एबल टू सॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक विच एक्सपोज्ड दैट ब्रिटिशर्स जो हैं उनका एटीट्यूड अनचेंज रहना है। और थोड़ा सा डिसकंटेंट भी चल रहा था क्योंकि प्राइसेस बहुत बढ़ रहे थे, राइस सॉल्ट वगैरह की शॉर्टेज थी, ऊपर से फेमाइन पॉलिसी थी अजीब सी, ठीक है। और ऐसा माना जा रहा था कि ब्रिटिशर्स को हार का सामना करना पड़ रहा है साउथ एशिया में। तो इससे पता लग रहा था कि ब्रिटिशर्स की जो आन बान शान है उसका कोलैप्स हो रहा है। तो अब आप कर सकते हैं रिवोल्ट। और अकेला रास्ता जो था टू सेव इंडिया फ्रॉम जापानीज अटैक, जापानीज आ गए थे ऑलमोस्ट इंडिया के डोर तक, तो इट वाज दैट यू हैव टू रिवाइव इंडियन इकोनॉमी एंड दैट इज इक्वल्स टू ब्रिटिशर्स को भगाओ। तो ब्रिटिश इकोनॉमी कैसे राइज करेगी जब ब्रिटिशर्स यहां से भागेंगे। तब जुलाई 1948 को गांधी जी चार्ज लेते हैं कि हम जो है नॉन वायलेंट मास मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट जो था ये नॉन वायलेंट मास मूवमेंट था। और फिर प्रपोज करते हैं जवाहरलाल नेहरू और सेकंड करते हैं उसको सरदार पटेल। और अप्रूव कौन करती है इसको, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अप्रूव कर देती है बॉम्बे में अगस्त 1942 में। गवालिया टैंक में बहुत फेमस इन्होंने गांधी जी ने भाषण दिया था, यहाँ पे आप जानते हैं 8 अगस्त 1942 को जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन है वो पास हो जाता है, ठीक है। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस गांधी जी ने अलग अलग सेक्शंस के लोगों को दी थी, आप याद रखिएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को क्या कहा था कि आप रिजाइन मत कीजिए लेकिन अपना एलिजियंस दीजिए कांग्रेस को। सोल्जर्स को कहा था आर्मी में मत, आर्मी से छोड़िए मत, लेकिन आप अपने जो साथी हैं उन पे फायर मत कीजिए। स्टूडेंट्स को कहा था कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दीजिए, समझ रहे हैं। और ऐसे ऐसे हर सेक्शन को दिया था और यहीं पे इन्होंने मंत्रा दिया था, आप जानते हैं, डू और डाई का। सबको पता है ये बात, क्विट इंडिया मूवमेंट से ही ये रिलेटेड था। तो अब यहां पे क्या हुआ था, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो अब क्या होता है, सप्रेस करती है गवर्नमेंट मूवमेंट को। तो पैरेलल गवर्नमेंट्स बनी थी बालिया में, एक हफ्ते के लिए बनी थी। और एक किसके अंडर बनी थी, आपको पता होगा, चिट्टू पांडे के अंडर। अब पार्टिसिपेट जो कर रहे थे कांग्रेस लीडर्स मूवमेंट में, उनको अरेस्ट कर लेती है। तो मास अपराइजिंग शुरू हो जाएगी बलिया में भी। 10 अगस्त 1942 को सारे स्कूल्स बंद रहेंगे। 13 अगस्त को ब्लिथरा रोड रेलवे स्टेशन पर अटैक कर दिया जाएगा और जो आसपास की बिल्डिंग्स है उनको जला दिया जाएगा। ये पढ़ के जाइएगा, ये कहीं स्पेक्ट्रम वगैरह में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। 16 अगस्त रसरा ट्रेजरी पे अटैक होता है और 2 दिन बाद बैरिया पुलिस स्टेशन को भी अटैक कर दिया जाता है। 19 अगस्त तक आते आते हजारों की संख्या में लोग बलिया के जेल तक जाते हैं और अपने लीडर्स को छुड़ा देते हैं जो क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त उनको इम्प्रिजन कर लिया था। और ये जितने भी लोग जा रहे थे दे वर आर्म्ड विद गन्स, स्टिक्स एंड स्पीयर्स, भाले, ठीक है। और इनके रिबेलियन की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन वर कंपेल्ड टू ओपन द जेल डोर्स एंड पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर रिलीज्ड। एक हिस्टोरिक विक्ट्री थी बलिया के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द पीपल देयर टू कंट्रोल ऑफ द सिटी एंड दे डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फॉर बलिया ऑन 20 अगस्त 1942, वेरी इंपॉर्टेंट। और गवर्नमेंट भी बनी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ चिट्टू पांडे, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसको रिप्रेस कर दिया था और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने चिट्टू पांडे को कहा था टाइगर ऑफ बलिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आपसे आए दैट व्हाट वाज द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश स्पेसिफिकली इन द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो आप ये चीज बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट देख लीजिए यूनाइटेड प्रोविंसेस के। गांधी जी के रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से पहले यूपी में एक मास मूवमेंट ऑलरेडी प्रिवेलेंट था यहाँ के फार्मर्स में, लखनऊ और आसपास के इलाकों में। इस मूवमेंट को कहा गया था एका आंदोलन, जिसको लीड कर रहे थे मदारी पासी। बस इतना ध्यान रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है ये। फिर एक इंसिडेंट आप सुनते होंगे, चौरी चौरा इंसिडेंट। 1 अगस्त 1920 को, इसी दिन लोकमान्य तिलक की डेथ भी होती है, महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था।
ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। इसमें बॉयकॉट कहा था, आप फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट कर दीजिए, मशीन से बने हुए क्लोथ्स, लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट सबको छोड़ दीजिए। अब ये मूवमेंट जो है प्रोग्रेस कर रहा था अच्छा खासा। अब होता क्या है, 1921-22 में कुछ वॉलंटियर्स थे कांग्रेस और खिलाफत मूवमेंट के, जिन्होंने एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक कॉर्प करके ऑर्गेनाइज किया था। अब मीटिंग एड्रेस की थी एक ऑफिस बेरर ने गोरखपुर कांग्रेस की और खिलाफत कमेटी की पीजेंट ऑफिसर्स को कहा कि वो कंप्लाई करें विद द प्लेज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और डोनेशंस वगैरह कलेक्ट करें। कुछ दिन पहले, a few days before February 4 इंसिडेंट, पुलिस ने क्या किया था, अब ये इंसिडेंट हुआ क्यों था, मतलब ऐसे थोड़ी ना जाके पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी और लोगों को मार दिया था, तो ये सब चल रहा था, सारी गतिविधियां चल रही थी। अब 4 फरवरी वाले इंसिडेंट से कुछ दिन पहले पुलिस जो है इन वॉलंटियर्स के ऊपर बहुत हार्शली आई थी। और ये वॉलंटियर्स क्या चाह रहे थे, ये सिर्फ ये चाह रहे थे कि जो ये ट्रेड चल रही है ना फॉरेन क्लोथिंग में, फेयर प्राइसेस को, मीट और फिश की फेयर प्राइस होनी चाहिए, ये ट्रेड स्टॉप हो जानी चाहिए फॉरेन क्लोथिंग में, ये सब चाह रहे थे। इसके अलावा उन्होंने किडनैप कर लिया था एक ब्रिटिश पैरामिलिट्री पर्सनल को जिसका नाम था भगवान अहीर, और उसको मारा था बहुत बुरी तरीके से। तो अब भाई 4 फेब को ये वॉलंटियर्स थे जो सिटी में इकट्ठा हुए थे, मीटिंग के बाद उन्होंने एक ग्रुप बनाया और वो पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए, जहां पे वो एक बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे मुंडेरा मार्केट के पास। ठीक है, अब पुलिस ने यहां पे एरियल फायर की और पत्थर वत्थर फेंके। पुलिस ने फिर ओपन कर दी फायर क्राउड पे, जिससे 3 लोग मर गए और काफी सारे लोग और घायल हो गए। इसके बाद क्या होता है, अ वोल्केनो ऑफ एंगर इरप्टेड इन द क्राउड, जिससे उन्होंने फिर रिटेलिएट किया और पुलिस वाले जो थे वो पुलिस स्टेशन में जाके छुप गए। इसके बाद ये लोग यहाँ पे तेल छिड़क देते हैं, केरोसिन, और पूरा पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं। अब कुछ जो पुलिसमैन भागने की कोशिश कर रहे थे उनको ये वार फिर से मतलब मारपीट कर रहे थे और वापस से फिर उनको थ्रो कर रहे थे ऑन द डिस्टिंक्टिव रेड टर्बन व्हिच वर टोर्न टू पीसेस बाय एन एंग्री मॉब। वो लगाते होंगे ना लाल रंग की टोपी पुलिस वाले। अब इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय हुई थी, वेपन्स वगैरह भी डिस्ट्रॉय हुई थी, और वॉलंटियर्स ने कंसिडर किया था दिस बॉयकॉट ऑफ द पुलिस स्टेशन एज एन इंडिकेटर ऑफ द अराइवल ऑफ गांधी रूल। लेकिन अब इनको ये नहीं पता था ना कि गांधी जी इसको बहुत मतलब हिंसा तो हुई थी, तो इसकी वजह से वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही रोक देंगे। अब गांधी जी जो है इस बात से बहुत डिस्टर्ब हो गए और उन्होंने बहुत आलोचना की दैट दिस इज अ क्राइम। और वॉलंटियर्स जो थे नियर बाय विलेजेस के, उनको डिस्बैंड कर दिया गया इन ग्रुप्स को, और चौरी चौरा रिलीफ फंड बना विद द एम ऑफ डिस्प्लेइंग जेन्युइन सिंपैथी फॉर द इंसिडेंट एंड अटोनमेंट। गांधी जी ने डिसाइड कर लिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अब हम सस्पेंड कर देंगे, और सत्याग्रह जो है वो फॉर्मली सस्पेंड हो गया था 12 फरवरी 1922 को। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने को डिसॉल्व कर दिया था। तो इसकी वजह से बहुत लोग नाराज भी हो गए थे गांधी जी से कि एकदम से कैसे आपने ब्रेक लगा दिया मूवमेंट पे एंड दिस एंड दैट। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है चौरी चौरा सेंटेनरी सेलिब्रेशंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा सेंटेनरी सेलिब्रेशंस को इनॉग्रेट किया था गोरखपुर उत्तर प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 4 फरवरी 2021 को। 100 साल पूरे हो गए ना। और पोस्टेज स्टैंप भी निकाला था एक, और स्टेट वाइड सेलिब्रेशंस हुए थे यहाँ पे, और बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हुए थे। स्पेशल प्रोग्राम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। जो वहाँ के शहीद हैं उनकी ग्रेवयार्ड पे प्रभात फेरी ऑर्गेनाइज हुई थी। एनएसएस एनसीसी के कैडेट्स स्काउट गाइड्स इन्होंने बैनर्स वगैरह लेके पूरा रैली वगैरह निकाली थी, और बहुत से स्टूडेंट्स आर्टिस्ट एंड अदर्स आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द मास रेसिटेशन ऑफ वंदे मातरम एट 10 AM। नेशनल ट्यून बजाई गई थी, पुलिस बैंड्स ने बजाई थी, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह पे। और इस ओकेजन पे वेरियस प्रोग्राम्स वर ऑर्गेनाइज्ड 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक, 1 साल तक पूरा चला था। एंड बस ये तो आप जानते ही हैं, गोरखपुर में ये हुआ था, डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर आती है आपकी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। जो जो चीजें यूपी से रिलेटेड हैं वो तो भैया पढ़ के जानी पड़ेंगी हर हाल में। HRA, बाद में ये HSRA हो गई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, पर पहले ये बनी थी HRA। अक्टूबर 1924 कानपुर उत्तर प्रदेश में। किस किस ने फाउंड की थी? कुछ रेवोल्यूशनरीज थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चैटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, योगेंद्र शुक्ल और सचिंद्रनाथ सान्याल। एम क्या था? टू ऑर्गेनाइज एन आर्म्ड रेवोल्यूशन, हथियार से रेवोल्यूशन करेंगे और कॉलोनियल रूल को खत्म करेंगे और एक फेडरल रिपब्लिक स्टैब्लिश करेंगे एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसी ग्रुप ने एक एक्ट किया था, आप जानते हैं काकोरी ट्रेन लूटी गई थी, काकोरी ट्रेन रॉबरी हुआ था, तो उसके बारे में भी देख लीजिए। काकोरी ट्रेन एक्शन नाम हो गया है इसका, आप जानते होंगे ये चीज। ठीक है, तो अगस्त 1925 में एक आर्म्ड रॉबरी
हुई थी काकोरी एक्सप्रेस, जो कि शाहजहानपुर से लखनऊ जा रही थी। तो पहले तो याद रखिएगा, कुछ का कुछ मत लिख के आइएगा, मेंस में बिल्कुल ठीक चीज लिखनी है, तभी अपने आप को पढ़ा लिखा दिखाना है। यू शुड बी, आप लगना चाहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पढ़ के आए हैं, ठीक है। और एम क्या था इनका, ये जो ट्रेन थी ये मनी जो है ट्रांसपोर्ट कर रही थी, जो अलग अलग रेलवे स्टेशन से कलेक्ट किया गया था। अब इस प्लान्ड रॉबरी का एम था फंडिंग एक्टिविटीज। फंडिंग किसने की थी? aimed at funding the activities of HSRA, Hindustan Socialist Republican Army. Bismil Khan and more than 10 other revolutionaries intercepted the train, robbed it and fled with the money plundered from there. अब एक महीने में रॉबरी के बाद मैक्सिमम मेंबर्स जो थे HSRA के वो अरेस्ट कर दिए गए थे। सितंबर 1926 में बिस्मिल वाज अरेस्टेड बट खान वाज स्टिल एब्सकॉन्ड, मतलब भागे हुए थे वो। अब अकॉर्डिंग टू release issued by the PIB, he hid himself in a sugarcane field half a mile away from his home for some time, after which he first left for Bihar and then to Delhi, where he was finally arrested. ट्रायल इस केस का अराउंड 1.5 साल तक चला था, जो 1927 में जिसका जो एंड हुआ था, वेयर बिस्मिल खान, राजेंद्र लाहिरी एंड रोशन सिंह वर सेंटेंस्ड टू डेथ एंड अदर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो थोड़ा सा डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए कि क्या कौन सा मूवमेंट कैसे था। अब काकोरी इंसिडेंट वाज अ मेजर सेटबैक फॉर दिस ग्रुप, क्योंकि अरेस्ट हो गए सारे के सारे, ये तो इन्होंने नहीं सोचा होगा। हाउएवर द ग्रुप वाज सून रीऑर्गेनाइज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रशेखर आजाद विद द हेल्प ऑफ कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम मेंबर्स लाइक भगत सिंह, भगवती चंद्र वोहरा, चरण वोहरा एंड सुखदेव। 8 to 9 सितंबर 1928 जब इसका नाम रखा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह वगैरह पर्टिकुलरली बहुत सोशलिस्ट प्रिंसिपल से बहुत प्रभावित थे, ठीक है। तो फिर रीनेमिंग हो जाती है इसकी, और ये तो आपने देख ही लिया, ठीक है। अब आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। पहली कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस कमेटी की यूपी में हुई थी वो पंडित मोतीलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में हुई थी। सूरत सेशन हुआ था 1907 में। पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने मॉडरेट्स को सपोर्ट किया था जब स्प्लिट हो गया था ना कांग्रेस में। 1909 में पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस होती है स्टेट कांग्रेस की फिर से शुरू, आगरा में। चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू। 1910 तक आते आते कांग्रेस जो एज ऑर्गेनाइजेशन थी, जो स्टार्ट हुई थी, वो एक्सपैंड कर गई थी काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में विद इन यूपी। अब इसमें एफर्ट्स थे बहुत से लीडर्स के, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अली ब्रदर्स। अब देखिए, और मुस्लिम लीग ने इसमें थोड़ा सा चेंज किया था अपनी ऑब्जेक्टिव्स में, पॉलिसीज में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ लॉयल्टी दिखाने की बजाय सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया का उद्देश्य रखा गया था एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग। ये लिख के आने नाम, प्लीज ध्यान दीजिए। और इसके बाद तिलक, एनी बेसेंट और जिन्ना के कंबाइंड एफर्ट्स के साथ 1915 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सेशन होते हैं, आप जानते हैं मुंबई में। और फिर तो आप जानते हैं लखनऊ में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, फिर से जो है दोनों में कोऑपरेशन स्टैब्लिश हो गया था। और लीडर थे जिन्ना खुद, जो लीडर रहे थे कांग्रेस के सिंस 1904। अंबिका चरण मजूमदार की प्रेसिडेंटशिप थी लखनऊ कांग्रेस सेशन में। यहाँ पे कांग्रेस और लीग जो है वो साथ में आए थे, जिसको कांग्रेस लीग पैक्ट कहा जाता है। ट्रेन चलाई गई थी प्रॉपर एक, स्पेशली जहां पे पूरे भर के आए थे सपोर्टर्स और डेलीगेट्स। और ये कांग्रेस सेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि पहली बार आफ्टर 1907 तिलक वाज अटेंडिंग द कांग्रेस सेशन। और तिलक की पॉपुलैरिटी उस वक्त ऐसी चल रही थी दैट द हॉर्स कार्ट इन विच ही वाज ब्रॉट from the Lucknow station to the venue of the convention was pulled to the stage by the students of Lucknow University instead of horses. मतलब लोग लाए थे खींच के उनका कैरियज, जो हॉर्स खींचता है ना उसकी जगह स्टूडेंट्स लाए थे लखनऊ यूनिवर्सिटी के। मतलब ही वाज सो पॉपुलर फिगर एट दैट टाइम। समझ रहे हैं, ये होती है नेतागिरी असली, ठीक है। खैर जोक्स अपार्ट, बहुत ही अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशन रहा है इनका इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। गांधी एरा एंड उत्तर प्रदेश। अब गांधी जी का स्टार्ट, वो हर चीज में आपको पैरेलल लेके चलना है भाई। हम जैसे पढ़ते आ रहे हैं हर एक चीज एंशिएंट से लेके आगे तक, तो जब आप मॉडर्न पढ़ेंगे तो वो भी फेजेस में डिवाइडेड है, प्री गांधी एरा, फिर गांधी एरा, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, ऐसे करके। अब गांधी एरा की बात करें और यूपी की, तो सॉरी Mahatma Gandhi got the first formula to start a movement against British rule in India in the Lucknow। पहली बार उन्होंने ये मतलब सोचा उन्होंने कि यूपी में ही जो है, यूपी में ही सोचा था उन्होंने कि एक मूवमेंट स्टार्ट किया जाए। गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे जनवरी 9, 1915। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको आप सब जानते होंगे। और लोकल कंडीशंस वगैरह को समझने के लिए उन्होंने पूरे 1 साल तक ये सोचा था कि मैं दौरा करूंगा, मैं कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करूंगा किसी भी मूवमेंट में।
फिर वो लखनऊ आए दिसंबर 1916 में, जहां पे उन्होंने 31st सेशन जो है कांग्रेस का अटेंड किया था, और अंबिका चरण मजूमदार प्रेसिडेंट थे। यहाँ पे अब क्या था, इनको कंपेल कर रहे थे एक फार्मर चंपारण के राजकुमार शुक्ला, सब जानते होंगे। वो उनसे मिले, उन्होंने उनसे कहा कि आप प्लीज चंपारण आइए, हमारा बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, 3 कठिया सिस्टम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, और उसकी वजह से वहां पे हमें कंपेल कर रहे हैं वो हमारे लैंड पे इंडिको उगाने के लिए, और इंडिको थोड़ा सस्ता था, डिमांड थी यूरोप में, तो ये लोग ज्यादा उगाना चाहते थे। और इसके बाद गांधी जी ने अपना पहला एक्सपेरिमेंट जो था सत्याग्रह का, आप जानते हैं 1917 में किया था, चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, और ये एक्सपेरिमेंट इनका अच्छा खासा सक्सेसफुल था, और ब्रिटिश को झुकना पड़ा था। यहाँ पे कमेटी बैठी थी प्रॉपर, राजेंद्र प्रसाद भी थे उसमें, और रेमिशन भी दिया गया था इन लोगों को। अब इससे क्या था, गांधी जी हीरो बन गए थे पूरे कंट्री के, और यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको टाइटल दिया था महात्मा का। जवाहरलाल नेहरू की पहली मीटिंग महात्मा गांधी से हुई थी लखनऊ रेलवे स्टेशन पे, और नेहरू जी बड़े इंप्रेस हो गए थे इनसे मिलके। उसके बाद गांधी जी बहुत बार लखनऊ आए टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। अप्रैल 1936 में गांधी जी लखनऊ आए थे टू पार्टिसिपेट इन द 49th कांग्रेस सेशन ऑर्गेनाइज्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नेहरू जी, और इस सेशन में द गोल ऑफ द कांग्रेस वाज सेट एज सोशलिज्म। इस टाइम तक कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड जो था वो बन चुका था। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आता है आपका हमारा उत्तर प्रदेश इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। तो यूपी का जहां जहां जिक्र रहा आपके इंडिपेंडेंस के टाइम पे वो हमने लगभग कवर कर लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस भी देख लीजिए। मॉडर्न उत्तर प्रदेश ने मॉडर्न यूपी जो है, इट हैज बीन द विटनेस टू द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स ऑन द नेशनल सीन। ये वो फूल पत्ती वाली लाइन है जो आपको लिखनी ही लिखनी है। अब भाई आप जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, चरण सिंह, चंद्रशेखर, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट नाम हैं जिन्होंने पहले तो इंडिया के इंडिपेंडेंस में बहुत बढ़िया रोल प्ले किया, एंड देन वेंट ऑन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस ग्रेट नेशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, पंडित नेहरू। अब स्टेट का नाम चेंज हुआ उत्तर प्रदेश का, किसमें, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में तो चेंज हुआ। नेमिंग किसने की, फर्स्ट by the first chief minister of the state, Govind Ballabh Pant, who was well acquainted with Jawaharlal Nehru and was a very popular Congress leader at that time. He established such a good reputation in Lucknow that Nehru invited him to Delhi, the country's capital, on the 27 December 1954 to make him the Home Minister of India. Then the Chief Minister of UP became whom? Dr. Sampurnanand. He was a traditional Sanskrit scholar. फिर कुछ टाइम बाद, under the leadership of Kamlapati Tripathi and C.B. Gupta, the period of political turmoil started in UP, after which Sampurnanand was forced to resign from the post of Chief Minister in 1960, but then he was transferred to Rajasthan as the governor of the state. अब फिर politics तो आई जाती है, आप जानती हैं अच्छे से ये बात। और उसके बाद Gupta and Tripathi, this when he was removed, then the way was clear for Gupta and Tripathi to become the chief ministers of UP. Sucheta Kriplani, जरूर लिखना है आपको। She was the first woman chief minister of Uttar Pradesh, October 1963 से March 1967 तक। उसके बाद उनको रिजाइन करना पड़ गया था क्योंकि स्ट्राइक कर दी थी स्टेट के एम्प्लॉयज ने 2 महीने की, और उनके रेजिग्नेशन के बाद चंद्रभानु गुप्ता ने चार्ज एज्यूम किया था, वेयर लक्ष्मी रमन गुप्ता जो थे उनके कंटेम्प्रेरी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर थे। लेकिन गुप्ता की गवर्नमेंट भी 2 सालों तक चली ड्यू टू अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड एनार्की दैट रिजल्टेड इन द एक्सपल्शन ऑफ चरण सिंह फ्रॉम द कांग्रेस। ये सब देखिए पॉलिटिकल है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी आपकी मर्जी है। चरण सिंह लेटर फाउंडेड अ पार्टी कॉल्ड जन कांग्रेस एंड देन ही बिकेम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, आप जानते हैं यूपी में, और बाद काफी टाइम तक वो चले थे वहां पे। उसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा चीफ मिनिस्टर रहे यूपी के काफी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में 1970s में। ये और बाकी के नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर्स जो थे, दे वर सैक्ड बाय द अर्स्टवाइल सेंट्रल गवर्नमेंट हेडेड बाय इंदिरा गांधी शॉर्टली आफ्टर द अनपॉपुलर, जो आप जानते हैं इमरजेंसी का पूरा सीन, इट वाज इम्पोज्ड। इसके बाद श्री नारायण दत्त तिवारी बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। उसके बाद वो फिर नया स्टेट बन गया था ना उत्तराखंड, उसके चीफ मिनिस्टर बन गए थे। और इमरजेंसी खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी हार गई थी, आप जानते हैं 1977 में, पर फिर से पावर में आई 1980 में। उसके बाद मिसेस गांधी ने वीपी सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाया उत्तर प्रदेश का, who later became a political opponent of her own son. बाद में उन्हीं के बेटे के अगेंस्ट वो खड़े हुए थे। ठीक है, फिर आपका आता है उत्तराखंड स्टेट का फॉर्मेशन 9 नवंबर 2000, डेट याद रखनी है आपको। हिमालयन पार्ट जो था गढ़वाल और कुमाऊं डिविजन्स का, हरिद्वार स्टेट डिस्ट्रिक्ट तक, ये जो है नया स्टेट बन गया। उत्तरांचल बना पहले, अब इसको कहते हैं हम उत्तराखंड, यूके। ठीक है, अब आते हैं आपका ब्रिटिश अथॉरिटी ऑन उत्तर प्रदेश।
देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, उसने प्रेजेंट उत्तर प्रदेश का एरिया एक्वायर किया और उस पर राज किया ओवर द पीरियड ऑफ 75 इयर्स। टेरिटरीज जो थी नॉर्थ इंडियन डायनेस्टीज की, बेसिकली नवाब्स थे 75, 98, 1801, सिंधियाज 1803, गोरखास 1816। पहले तो इनको डाला बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर। प्रेसिडेंसी थी ना 3 मेन, कौन कौन सी थी कमेंट करके बताओ जरा, सब लिखी है सामने ही। फिर 1833 में इनको सेपरेट कर दिया टू फॉर्म द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। ये अलग प्रोविंस बनी थी ना, जिसको आगरा प्रेसिडेंसी पहले बोलते थे। फिर 1856 में कंपनी ने अवध पे कंट्रोल किया इन द नेम ऑफ आगरा एंड अवध। पहले भी पढ़ चुके हो ये, मैं बता रही हूँ, दोनों लेक्चर में इसका नाम आया है पुराने। आगरा एंड अवध यूनाइटेड प्रोविंसेस बन गया था। और फिर 1877 में इट वाज मर्ज्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, जो यहाँ पे बना था ना 1833 में, इसमें इसको मर्ज कर दिया। फिर उसका नाम वाज चेंज टू यूनाइटेड प्रोविंसेस इन 1902 एंड इन 1797 में ब्रिटिश ने स्टैब्लिश कर ली थी अथॉरिटी ओवर द फोर्ट ऑफ प्रयागराज। ये बन गया था कंटोनमेंट ब्रिटिश सोल्जर्स का। फिर 1834 में इट वाज मेड द कैपिटल ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और 1866 में कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था। और इलाहाबाद फोर्ट आप जानते हो मुगल एम्परर अकबर ने बनवाया था 1583 में। ओडी फोर्ट है जो अभी प्रेजेंट, और एक स्टोन इंस्क्रिप्शन भी है फोर्ट के अंदर जो फाउंडेशन ईयर मेंशन करता है 1583। और इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गैंजेस। फिर आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 किस किस के बीच में था? अफगान इन्वेडर अहमद शाह अब्दाली और अर्जुन कपूर, संजय दत्त और अर्जुन कपूर के बीच में था, ठीक है, इंडियन मराठास। बट द वे नवाब शुजाउद्दौला ऑफ अवध अलॉन्ग विद नाजिब खान, इन्होंने मतलब अहमद शाह अब्दाली को हेल्प की थी रहमत खान ने रोहिलखंड से, सदुल्ला खान से। ये रूलर थे बरेली मेरठ वाले इलाके के, और इन्होंने अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट किया था। ही एक्सपोज द लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री वीकनेसेस टू द वर्ल्ड। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की विक्ट्री ओवर मुगल एम्परर शाह आलम II, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, याद आ रहा है? नवाब शुजाउद्दौला ऑफ अवध एंड नवाब मीर कासिम ऑफ बंगाल इन द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 wrote the word slavery on the forehead of Indians, which was erased only after the independence achieved after a long struggle. Very important lines, आप कोट कर सकते हो। After this war, the Mughal emperor and the Nawab of Awadh became puppets in the hands of the British, while Mir Qasim तो भाग ही गए थे, उनको तो एग्जाइल हो गई थी। 1780 में द ब्रिटिश फोर्स राजा चेत सिंह द रूलर ऑफ बनारस टू एक्सेप्ट सबमिशन। शुजाउद्दौला के बाद असफुद्दौला आते हैं 1797 में। फिर उनके ब्रदर आते हैं सादत अली, जो बनते हैं नवाब। सादत अली ने प्रयागराज, गोरखपुर, रोहिलखंड, कानपुर, फतेहपुर, इटावा, ईटा, साउथ मिर्जापुर, कुमाऊं, ये सब दे दिया था ब्रिटिशर्स को। और इन्होंने कहा था भाई हमें सिक्योरिटी दे दो। अब सिक्योरिटी का इनको ऐशो आराम दे दिया था ब्रिटिशर्स ने, चलिए आप करते रहिए ऐश, खाते पीते रहिए, मौज करते रहिए, दुनिया अपना गरीबी में परेशान रहेगी, देश स्ट्रगल करेगा, आप मौज कीजिए, ठीक है। कुछ टाइम बाद नवाब ऑफ फरूखाबाद को भी उनकी टेरिटरी दे दी थी। ब्रिटिश ने डिफीट किया मराठास को 1803 में, कैप्चर किया अलीगढ़, मेरठ, आगरा, झांसी, बांडा, हमीरपुर, जलाऊं, ये सब लिख के आना है भैया। तो प्रेजेंट उत्तर प्रदेश में कैसे, अब क्वेश्चन आएगा, how did the British enter the Uttar Pradesh and how did they expanded their control over the state? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें ये लिखेंगे आप, ठीक है। फिर आपका पूरा जो रीजन था उत्तर प्रदेश का वो किस प्रेसिडेंसी में था? पहले बंगाल में था, फिर बाद में गवर्नर जनरल का रूल चल रहा था इसमें। फिर 1833 में सेपरेट आइडेंटिटी मिली थी एज आगरा प्रेसिडेंसी, और एक सेपरेट गवर्नर भी यहाँ पे अपॉइंट किए गए थे। तो इस तरीके से आप अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो उसको अपना कंप्लीट इस फॉर्म में आंसर दे सकते हैं उसका, ठीक है। 1857 का रिवोल्ट हो गया आपका, गांधी एरा हो गया आपका, कांग्रेस वर्किंग कमिटीज हो गया आपका, एका मूवमेंट हो गया, फार्मर्स का पार्टिसिपेशन हो गया। किसी भी चीज से रिलेट करें तो आपको अलग से डेटा दिया जा रहा है, जिससे आप देखिए, एक बात है, खत्म हो गया इलेक्शन हमारे यहाँ पे, इसको आप पूरा अपने पढ़े हुई चीजों से लिंक करके आंसर बना के देख लीजिए, और अच्छा आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये आपको रेडीमेड डेटा दिया जा रहा है, थ्योरी। इसके साथ साथ प्लीज प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, पढ़ते रहिए बढ़िया से, चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान के साथ, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।